Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 3, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see legislative history, objective and scope of the act, atrocity definition, offences of atrocity and punishment, externment procedure, collective fine, special court and special prosecutor, non-application of anticipatory bail and probation of offenders act, investigation and supervision, personnel under the act and their duties. So let's get started. Short title of the act is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989. Extends to whole of India and it came into force on 30th Jan 1990. Remember the date. Long title is an act to prevent what? Commission of offense of atrocity against the members of SC and ST. I'll use the short form. जो भी atrocity offenses हो रहे against SC ST members, to prevent that. Number 2, special court provide करना या exclusive special court provide करना depending upon the number of cases for the trial of such offenses. And number 3, relief and rehabilitation of the victim of such offense. And number 4, उससे related matters. So this is the long title, or you can call as objective of the act. Objective. ठीक है. Next is definition of atrocity. Atrocity means an offense punishable under section 3. तो डेफिनेशन में दिया है कि सेक्शन 3 में जो भी ऑफेंसेस हुए उसको हम एट्रोसिटी मानेंगे, और पनिशमेंट्स भी सेक्शन नंबर 3 में ही दिए. तो सेक्शन 3 इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज. तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 बोलता है whoever not being a member of SC और ST, नॉट बीइंग अ मेंबर. ठीक है. और वो क्या कर रहा है, किसी SC या ST मेंबर को फोर्स कर रहा है व्हाट, टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, मतलब अनप्लीजेंट या नास्टी जिसका स्मेल आ रहा है, ऐसे किसी सब्सटेंस को खाने के लिए फोर्स कर रहा है. या फिर वो किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर या उसके प्रीमाइसेस में या उसके नेबरहुड में कचरा या डर्टी वेस्ट ये सब थ्रो कर रहा है, या फिर वो फोर्स कर रहा है SC या ST के मेंबर्स को कि वो अपने क्लॉथ्स रिमूव करे, नेकेड परेड करे, या उनके फेस या बॉडी पे कुछ ज़बरदस्ती प्रिंट कर रहा है, या कोई भी इस तरीके का क्राइम या ऑफेंस कर रहा है जो ह्यूमन डिग्निटी पे एक क्वेश्चन लाता है. किसी SC या ST के मेंबर की लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, फोर्सफुली वहाँ कल्टिवेट कर रहा है और उनको फोर्स कर रहा है कि वो लैंड उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए. SC या ST के मेंबर का जो राइट है ओवर द लैंड, प्रीमाइसेस, वाटर, उसको रॉन्गफुली डिस्पोज कर रहा है. SC ST के मेंबर को फोर्स कर रहा है टू डू द बेगर, या तो सिमिलरली फोर्स्ड लेबर करने के लिए, मतलब उनको काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, लाइक स्लेव लेबर, या फिर उसको जहाँ पे नहीं क्या बिना पैसों के काम करवाते विदाउट पेमेंट, ऐसे फोर्स करके दैट थिंग. या फिर SC और ST के मेंबर को फोर्स कर रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट ना करे या वोट करे, या फिर कोई फॉल्स क्रिमिनल केस या कोई फॉल्स सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC ST, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई फॉल्स झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द मेंबर ऑफ SC ST, इंटेंशनली इंटिमिडेट कर रहा है या ह्यूमिलेट कर रहा है मेंबर ऑफ SC ST. SC ST की जो वुमेन है उनको असॉल्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, या फिर ऐसी पोजीशन में है कि वो वुमेन के विल को विदाउट हर विल उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो स्प्रिंग, रिजर्व या जो भी वाटर मेंबर्स ऑफ SC ST नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको ख़राब कर रहा है, इतना ख़राब कि जो नॉर्मली यूज़ करने के लिए यूज़ करने का जो लेवल है उसके नीचे चला जा रहा है, वो लेस फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ ऑर्डिनरीली यूज्ड. या फिर SC ST के मेंबर को डिनाई कर रहा है फ्रॉम एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट सच मेंबर सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट. मतलब पब्लिक प्लेसेस पे उसको आना जाना उसका बंद किया है, या कुछ
परमिशंस है जो उसको डिनाई किए जा रहे हैं, या SC/ST मेंबर को फोर्स कर रहा है कि वो खुद के घर से नहीं लिखे, या उसको उसके घर से जाने के लिए बोल रहा है, या कोई विलेज छोड़ने के लिए बोल रहा है जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से रहता था। तो इस केस में जो भी इंसान ये सब ऑफेंसेस कर रहा है, हु नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC/ST, दूसरे इंसान को फोर्स कर रहा है हु इज़ अ मेंबर ऑफ SC/ST, और अगर वो ये 15 ऑफेंसेस कर रहा है तो ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, और प्लस उसको एक फाइन भी लगाई जाएगी। अब इसमें सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, हुएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC और ST, इट्स अ सेम थिंग, बट वो क्या कर रहा है, किसी SC/ST के मेंबर के अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस दे रहा है, और वो फॉल्स एविडेंस देने की वजह से SC और ST के मेंबर को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिला या कोई फाइन लगी, तो इस केस में जिस इंसान ने फॉल्स एविडेंस दिया था ना, उस पर क्या हो जाएगा, उस पर पनिशमेंट आ जाएगी एंड ही विल बी पनिश्ड टिल डेथ, क्योंकि उसके वजह से SC/ST वाले को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला, और ये चीज़ पता चली तो फिर उस इंसान को लाइफ टाइम जेल है। अब अगर वो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC/ST, और उस केस में SC/ST के इंसान को इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और अपवर्ड्स, तो फिर जिस इंसान ने फॉल्स एविडेंस दिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, और उसको फाइन भी झेलना पड़ेगा। अब अगर कोई इंसान मिसचिफ बाय फायर या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ करके किसी SC या ST के मेंबर की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसको पनिशमेंट है ऑफ अ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 7 years प्लस फाइन। अब अगर कोई इंसान बाहर का जो SC/ST नहीं है, वो इंसान अगर कुछ फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ करके डिस्ट्रक्शन करना है किसी बिल्डिंग का जो नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्शिप है किसका, ऑफ द मेंबर्स ऑफ SC और ST, तो उसको पनिशमेंट है फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विथ फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कर रहा है अंडर IPC सेक्शन 45 ऑफ 860 एंड ही इज punishable with imprisonment of a term of 10 years or more against a person or property of such person who is a member of SC/ST, तो अगर उसने कोई ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 45 ऑफ IPC, तो फिर वहाँ पे पनिशमेंट है फॉर अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 10 years और मोर अगेंस्ट हिम, अगर वो प्रॉपर्टी या जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो मेंबर SC या ST का है तो, प्लस उसको फाइन भी है। अगर कोई पर्सन नोइंगली जानबूझ के हैविंग रीजंस टू बिलीव कि ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड अंडर दिस चैप्टर, वो क्या कर रहा है, कॉजेज एनी एविडेंस टू डिसअपियर, मतलब किसी इंसान से गलती हुई है और वो क्या कर रहा है, वो जो एविडेंस है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, तो जो भी इंसान वो छुपा रहा है ना, या जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ही इज़ ऑल्सो पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो उसको पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ जेल, आई मीन जेल ऑफ 1 year, जो कि रहेगी बट विच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, तो वो ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उतने पीरियड तक उसको जेल रहेगी। तो ये था सेक्शन नंबर 3, बहुत बड़ा सेक्शन है बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एट्रोसिटी में क्या क्या ऑफेंसेस काउंट होते हैं वो भी दिया है एंड उसके पनिशमेंट्स भी दिए। तो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यही है, बाकी सब इसके अराउंड ही है। एंड यस, मैं जानबूझ के लॉ का लैंग्वेज यूज़ करके तुमको पढ़ा रही हूँ ताकि यू विल गेट हैबिचुएटेड टू इट, तुमको समझेगा लॉ का लैंग्वेज कैसे रीड करना है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स रिपीट होते। आई कैन ट्राई टू मेक द नोट्स शॉर्ट बट मैं जानबूझ के ये यूज़ कर रही हूँ ताकि तुमको ईजी जाए एग्जाम में भी एंड ऑल्सो आफ्टर एग्जाम। एग्जाम लिखना तो ऐसे ही है एंड इवन आफ्टर एग्जाम when you will start practicing you should know how to read, you should understand the law language, that's why. Externment procedure, section 10, 11, 12, 13 talks about externment procedure. So 10 is removal of person likely to commit an offense.
अगर स्पेशल कोर्ट के पास कोई कंप्लेन आती है कि कोई इंसान कोई ऑफेंस करने वाला है अंडर चैप्टर 2 मतलब सेक्शन 3, तो उस केस में स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि उस पर्सन को उस जगह से निकाल दो फॉर सम टाइम, बट दैट टाइम शुड नॉट एक्सीड 3 years। अलॉन्ग विद द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 जो हमने अभी ऊपर देखा कि द स्पेशल कोर्ट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट टू द पर्सन डायरेक्टेड अंडर द सबसेक्शन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बिन मेड। मतलब जो पर्सन को बोला है कि तुम इस जगह पे नहीं आओगे फॉर वट एवर पीरियड, तो उसको बोलना पड़ेगा कि क्यों, किस रीज़न से ये ऑर्डर बनाया गया। अगर स्पेशल चाहे तो वो ऑर्डर को रिवोक कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फॉर द रीजंस दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर्स हैव बीन मेड। मतलब जिसके बोलने पे स्पेशल कोर्ट ने वो ऑर्डर को चेंज किया है, स्पेशल कोर्ट को वो रीजंस राइटिंग में देने पड़ेंगे और वो कितने दिन में देने हैं, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पास करते से 30 दिन के अंदर उनको वो रीजंस देने हैं। किसको? स्पेशल कोर्ट को। सेक्शन 11 प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड एंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल। अब अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 10 में ऑर्डर आया है कि वो पर्सन उस एरिया में नहीं आ सकता है, और फिर भी अगर वो पर्सन फेल हो जाता है उस चीज़ में, मीन्स ही फेल्स टू रिमूव हिमसेल्फ एज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट, या फिर वो जाने के बाद अगर समझो उसको 2 साल के लिए निकाला है और अगर वो जाने के बाद वापस वो एरिया में विद इन द पीरियड आता है, मतलब विद इन 2 years, अदरवाइज देन विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट इन राइटिंग। अगर स्पेशल कोर्ट की परमिशन है तो ठीक है, बट विदाउट परमिशन अगर वो आता है तो स्पेशल कोर्ट उस केस में ऑर्डर देगा टू अरेस्ट द पर्सन एंड रिमूव इन पुलिस कस्टडी टू सच प्लेस आउटसाइड सच एरिया एज द स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई। उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट एक ऑर्डर देगा राइटिंग में टू परमिट एनी पर्सन, मतलब जिसके भी अगेंस्ट वो सेक्शन 10 का ऑर्डर आया है, टू रिटर्न टू द एरिया फ्रॉम विच ही वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव। स्पेशल कोर्ट जब चाहे तब ये ऑर्डर दे सकता कि जो टेम्प्ररी पीरियड के लिए उसको निकाला गया है उसमें आ सकता, बट इन दैट केस वो पर्सन को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा विथ और विदाउट द श्योरिटी फॉर द ड्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड, ताकि वो फिर से कोई ऑफेंस ना करे। तो ये गारंटी पे बॉन्ड लेके उसको वो एरिया में जाने की परमिशन देने का पावर स्पेशल कोर्ट के पास है। स्पेशल कोर्ट जब चाहे तब ये पावर को या ये परमिशन को रिवोक कर सकता है। जो इंसान को परमिशन मिली है, अगर वो उस एरिया में रिटर्न आता है एंड जो उसको कंडीशंस दिए हैं उसको वो कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे उतने टेम्प्ररी पीरियड के लिए। अगर वो रिवोक करता है वो परमिशंस को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेम्प्ररी पीरियड, तो फिर he shall not return thereto with the unexpired portion specified under section 10 without a fresh permission। तो फिर वो बिना फ्रेश परमिशन के वो एरिया में वापस नहीं आ सकता। अगर कोई पर्सन ये कंडीशंस फॉलो करने में फेल हो जाता है, वापस आ जाता है या बिना फ्रेश परमिशन के आ जाता है, तो ही विल बी अरेस्टेड and he will be brought into police custody to a place outside the area specified by the special court। This is section number 11। अब सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? जो भी पर्सन ऑफेंस करता है या सेक्शन 10 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है उसको इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, अप टू 1 year तक का, प्लस उसको फाइन भी है। सेक्शन 14 स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। स्पीडी ट्रायल के लिए कि केस फटाफट सॉल्व हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को एक बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए एक या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, पर अगर नंबर ऑफ केसेस लेस है तो फिर स्पेशल कोर्ट भी ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है किसी एरिया में तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट भी आएगा अंडर दिस एक्ट। और जो कोर्ट एस्टैब्लिश होएगा उसके पास सारे पावर्स रहेंगे टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एडिक्वेट नंबर ऑफ कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे ताकि जो केस आता है वो 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाए एज फार एज पॉसिबल।
अब जो भी ट्रायल्स होते हैं स्पेशल कोर्ट में, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेसेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामाइंड, जब तक पूरे विटनेस एग्जामाइन नहीं हो जाते, unless the special court or the exclusive special court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing. Provided that when the trial relates to an offence under the act, जब किसी offence के अंदर trial हो रहा है, the trial shall be completed within a period of 2 months from the date of filing of charge sheet. चार्ज शीट फाइल करने के बाद 2 महीने में वो offence या वो केस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो ट्रायल। सेक्शन 14A अपील। अब जब स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जजमेंट देता है ना, तो वो इंसान अपील कर सकता है टू द हाई कोर्ट, बोथ ऑन फैक्ट एंड ऑन लॉ। जो भी सेक्शन 378 CRPC के सब सेक्शन 3 में दिया है, तो अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट ऑन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। Every appeal under this section shall be referred within a period of 90 days. अपील कितने दिन में कर सकता है? स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया तो 90 डेज के अंदर तुम अपील कर सकते हो हाई कोर्ट को फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर। अगर 90 डेज की एक्सपायरी हो गई, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लेंट हैड सफिशिएंट कॉज, तो फिर उसको जो टाइम है वो 180 डेज हो जाएगा। अगर 90 डेज में कोई रीज़न है जिसके वजह से वो अपील नहीं कर पाए, तो उसको एक्स्ट्रा 90 डेज मिलेंगे, बट उसके बाद अपील नहीं हो सकता। और जो अपील उसने किया है, हाई कोर्ट के पास मैटर गया है, शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हाई कोर्ट क्या करेगा? वो केस को डिस्पोज ऑफ करेगा 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द अपील, जिस दिन अपील आ गया। सेक्शन 15 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर स्पेशल कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, एन एडवोकेट हु हैज़ बिन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। जिसका प्रैक्टिस 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, वो एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है स्पेशल कोर्ट में। और एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो एडवोकेट रहेगा, हु हैज़ प्रैक्टिस्ड फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स for the purpose of conducting cases in that court. Section 21 Duty of government to ensure effective implementation of the act. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से सब्जेक्ट टू दैट स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है that it shall take such measure as may be necessary for effective implementation of the act. स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेंगी जिससे एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। अब वो मेजर्स क्या है? सच मेजर्स में इंक्लूड प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फैसिलिटी इंक्लूडिंग लीगल एड, यानी कि लीगल हेल्प टू द पर्सन सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटी, मतलब मेंबर ऑफ SC/ST, टू एनेबल देम टू अवेल देमसेल्फ ऑफ जस्टिस। उनको ट्रैवलिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देना इंक्लूडिंग विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। Provision of economic and social rehabilitation of the victim of the atrocity. Appointment of officer for initiating or exercising supervision over prosecution for the contravention of provision of this act. ये सब किसकी ड्यूटी हो गई? गवर्नमेंट की। Setting up of committee at appropriate level as state government thinks fit. एक कमिटी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर अ पीरियोडिक सर्वे ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और मेजर्स भी सजेस्ट करने पड़ेंगे फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया वेयर द मेंबर ऑफ SC/ST आर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटी, और वो एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद पहले ही कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर लो ताकि वो मेंबर्स की सेफ्टी हम इंश्योर कर सके, ताकि वो ऑफेंस ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और स्टेप्स ले सकता है इन कोऑर्डिनेशन विद द मेजर्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? हर साल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक रिपोर्ट पेश करेगा कि क्या मेजर्स लिए गए थे, इंक्लूडिंग द मेजर्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सो ये ड्यूटी हो गई स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। सो दिस वॉज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव स्कोप कवर किया हमने सेक्शन 1, एक्ट क्यों लाया गया वो हमने देखा, एट्रोसिटी का डेफिनेशन देखा, ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी का लंबा लिस्ट देखा, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, ऑल्सो द पनिशमेंट्स, एक्सटर्नमेंट प्रोसीजर देखा सेक्शन 10 to 13, प्लस उसमें फाइन देखा, कलेक्टिव फाइन देखा हम। कलेक्टिव फाइन सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 16 बोलता है सेक्शन 10A ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इज सेक्शन 16। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में सेक्शन 10A मैंने कवर किया है इन मॉड्यूल नंबर 2, इसके पहले का मॉड्यूल। स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर देखा हमने, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल प्रोसिक्यूटर देखा, नॉन एप्लीकेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये सेक्शन नंबर 19 में दिया हुआ प्रोविजन है, जहां बोला है कि ये प्रोविज़न किसी भी इंसान को जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है और उसने अगर इस एक्ट में कोई ऑफेंस किया है तो उसको ये 2 प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। ये सेक्शन नंबर 19 में दिया है। इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन देखा, पर्सनल अंडर द एक्ट एंड द ड्यूटीज़, तो कौन है वो? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ देखे हमने। सो ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। ये 2 पॉइंट है जो कवर नहीं किए थे क्योंकि वो बहुत छोटे बेसिक पॉइंट है, तो मैंने यहाँ सिनॉप्सिस में वो कवर कर लिए। Hope you understood. Thank you.